वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन। मोदी आडवाणी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने नायडू को बताया सबसे योग्य उम्मीदवार। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए गोपाल कृष्ण गांधी ने भी दाखिल किया नामांकन। सोनिया मनमोहन के साथ शरद यादव भी रहे मौजूद। यूपीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं गांधी। मायावती ने दिया राज्यसभा से इस्तीफा। बोलने के लिए कम वक्त मिलने से थी नाराज। अगले साल खत्म हो रहा है कार्यकाल। माना जा रहा है पॉलिटिकल स्टंट। माया के इस्तीफे पर लालू का सियासी पासा। कहा मायावती ने उठाई पिछड़ों की आवाज। वो चाहेंगी तो आरजेडी उन्हें भेजेगी राज्यसभा। पटना में नीतीश कैबिनेट के फैसले। 16 प्रस्ताव पर लगी मोहर। मीटिंग में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और तेज प्रताप भी हुए शामिल। कैबिनेट बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने सीएम से की मुलाकात। 45 मिनट तक चली दोनों की बातचीत। मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा। सुशील मोदी का तेजस्वी पर हमला। 3 साल की उम्र में 9 जमीनों के मालिक बने तेजस्वी। तेजस्वी के नाम पटना और गोपालगंज में 13 संपत्तियां। झारखंड कैबिनेट की बैठक के फैसले। कुल 22 प्रस्ताव पर लगी मोहर। देवघर में सीवरेज प्रबंधन के लिए 40 करोड़ 30 लाख की मंजूरी। हाजीपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत का मामला। सीएम ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। औरंगाबाद पुलिस और सीआरपीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। ऑपरेशन चलाकर 5 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। नक्सलियों के पास से हथियार और कारतूस बरामद। पटना में न्यूज इंडिया की खबर का असर। मीडिया से बदसलूकी के मामले में रेल मंत्रालय ने लिया संज्ञान। दानापुर डीआरएम को जल्द एक्शन लेने का दिया निर्देश। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। मैं हूं रजनी। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वेंकैया नायडू ने नामांकन दाखिल किया है। उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, लालकृष्ण आडवाणी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत तमाम एनडीए नेता मौजूद रहे। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले नायडू ने मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरने के आज आखिरी दिन था। सोमवार शाम भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में वेंकैया नायडू के नाम पर मोहर लगाई गई। इससे पहले वेंकैया नायडू ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद स्मृति ईरानी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। To the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi, to the BJP President, Shri Amit Bhai Shah, and to various partners of the NDA, and also the parties which have come forward so far to support our candidature from the AIDMK, from the PRS, from YSR Congress, from Indian National Lok Dal, and also the other parties. Some of the parties will make an announcement. Afterwards, I take the name. I don't want to. यूपीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी ने भी अपना नामांकन भर दिया है। नामांकन भरने के दौरान उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, जेडीयू की ओर से शरद यादव, लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी समेत कई नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि गोपाल कृष्ण गांधी का मुकाबला एनडीए के वेंकैया नायडू से है। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 16 प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रस्तावों में बिहार सचिवालय सेवा नियमावली 2010 में संशोधन और बक्सर में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्था तांत्रिक शाखा खुलने पर मंजूरी लगी है। बिहार के खान एवं खनिज के बेहतर प्रबंधन के लिए उड़ीसा सरकार से सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए 50 लाख की मंजूरी भी दी गई है। बिहार सचिवालय सेवा नियमावली 2010 में संशोधन को मंजूरी। रोहतास जिला अंतर्गत मुरली पहाड़ी में 131.9 एकड़
क्षेत्रधरित चूना पत्थर खनन पट्टा का प्रथम नवीकरण श्री कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड के पक्ष में खनिज समानुदान नियमावली 1960 की धारा नियम 24B के तहत दिनांक 2/1/2012 से 20 वर्षों के लिए स्वीकृत किया गया है। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत संचरण प्रणाली के शुद्धिकरण हेतु सुपौल जिला के राघोपुर प्रखंड में एक नए 3x50 MVA क्षमता वाली 132/33 kVA ग्रिड सब स्टेशन से संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 68 करोड़ 43 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है और इसमें 20% यानी 13.69 करोड़ रुपए पूंजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप और 80% अर्थात 54.74 करोड़ रुपए राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। सुशील मोदी ने संपत्ति विवाद में तेजस्वी की सफाई पर पलटवार करते हुए 26 साल की उम्र में 26 संपत्ति के मालिक बनने पर सवाल उठाया। राज्य के उप मुख्यमंत्री 26 साल की उम्र में 26 संपत्ति के मालिक हैं। बिहार में बहुत कम लोग होंगे जो इतनी कम उम्र में इतनी संपत्ति के मालिक बन गए होंगे। तो राज्य के उप मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि आखिर इतनी कम उम्र में और इतनी अधिक संपत्ति के वो मालिक कैसे बन गए। जब रघुनाथ झा और कांति सिंह ने आज से 12 साल पहले, उस समय आप बालिग नहीं थे, मोच दाढ़ी भी शायद नहीं हुई होगी, तो उस समय आपने गिफ्ट लेने से क्यों नहीं इनकार कर दिया कि मैं नाबालिग हूं, मुझे मूछ दाढ़ी नहीं है, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। तो गिफ्ट लेते समय तो मूछ और दाढ़ी का हवाला नहीं दिया। 26 जो संपत्ति है उसमें 13 संपत्ति कंपनियों के माध्यम से है और 13 संपत्ति वो है जो इनके नाम से रजिस्ट्री है। इसमें कुछ मकान भी है, जमीन भी है, और आप देखेंगे कि 2 जमीन इसमें ऐसी है, ये तब उनके नाम रजिस्ट्री हुई जब इनकी उम्र केवल 3 साल थी। तेजस्वी यादव के मामले पर जेडीयू ने कहा है कि उसका स्टंट क्लियर है। उन्होंने कहा है कि एक दूसरे को घटक दल का सम्मान करना चाहिए। दूसरे का सम्मान घटक दल को करना चाहिए, यह हमारी राजनीतिक प्रक्रिया का एक अंग है और उसका सम्मान करना चाहिए। हमने कहा ना, सब्र कीजिए, इंतजार कीजिए, कुछ अच्छा ही होगा। अब इस पर बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि हमारी पार्टी ने जो स्टैंड लिया है वो जग जाहिर है। अब ये जिम्मेवारी राष्ट्रीय जनता दल की है कि वो जन भावनाओं का सम्मान करके रिस्पॉन्ड करे। तेजस्वी मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद ने कहा है कि तेजस्वी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और अगर तेजस्वी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो नीतीश को कदम उठाना चाहिए। प्रकार के आरोप उन पे आए हैं और जिस प्रकार से प्रमाणित हो रहा है तो उनको नैतिकता के आधार पर खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि अगर तेजस्वी जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो उनको मंत्रिमंडल से अलग करना चाहिए। बिल्कुल। सीजेएम कोर्ट में संपत्ति विरूपण मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा समेत जेडीयू के विभूति पूर्व विधायक राम बालक सिंह, पूर्व विधायक चंद्र बली ठाकुर, सीपीएम नेता रामदेव वर्मा 5 लोगों की पेशी हुई है। बता दें कि साल 2005 में उजियारपुर के तत्कालीन बीडीओ रमेश राउत की ओर से विधानसभा चुनाव के दौरान संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा सहित 5 लोगों के खिलाफ उजियारपुर थाने में मामला दर्ज करवाया गया था। इन सभी के ऊपर चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर चिपकाने का आरोप है। वहीं पेशी के बाद केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन सरकार में जारी उठापटक को लेकर बिहार में जारी राजनीतिक संकट के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। शिक्षा की व्यवस्था खराब थी जब सत्ता में नीतीश जी आए थे, लेकिन इनसे ज्यादा उम्मीद थी। इनके जो बड़े भाई थे उनसे इस मामला में उम्मीद लोगों की कम थी। इनसे उम्मीद थी कि नीतीश कुमार जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं,
इंजीनियर हैं, शिक्षा का महत्व ज़्यादा समझते हैं, इसलिए शिक्षा व्यवस्था को ठीक करेंगे। कटिहार पुलिस ने अपने भाई के परिवार को जिंदा जलाने के आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सोमवार को 22 हुए थाना के चांदी गांव के मनोज सिंह ने जमीनी विवाद को लेकर अपने भाई के परिवार को कमरे में पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया था। घटना में पति पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो गई थी। कांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड के प्रमुख आरोपी मनोज सिंह को आज सुबह तड़के रघुनाथपुर गुमटी के पास से जो बारसोई थाना में पड़ता है वहां से इसको गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन कल किया गया था। पटना में न्यूज इंडिया की खबर का असर हुआ है। IRCTC राजेंद्र नगर बेस किचन की रिपोर्टिंग के दौरान न्यूज इंडिया के मीडिया कर्मी से बदसलूकी हुई, जिसके बाद न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। वहीं रेल मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए दानापुर DRM को जल्द एक्शन लेने का निर्देश दिया है। पटना की निगरानी विभाग की टीम ने एक दरोगा को 10,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि दरोगा इब्रार अहमद खान लौरिया थाने में पदस्थापित हैं। बताया जाता है कि दहेज प्रताड़ना को लेकर थाने में मामला दर्ज करवाया गया था, लेकिन दरोगा रिश्वत की मांग करने लगा। वहीं पीड़ित ने निगरानी विभाग को शिकायत की। इसके बाद सत्यापन के लिए निगरानी विभाग ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सासाराम के युवक का शव पिछले 1.5 महीने से ज्यादा समय से सऊदी अरब में पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। देखिए खास रिपोर्ट। ये तस्वीर है सासाराम के मृतक युवक खुदाबख्श खां की। 36 साल का खुदाबख्श रोजी रोटी के लिए अपने बूढ़े माँ बाप और नन्हे बच्चों को छोड़कर सऊदी अरब के ज्वैल शहर गया था और जाते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। 2-3 महीने इलाज के बाद 10 जून को उसकी मौत हो गई। तब से आज तक उसके शव के लिए पूरा परिवार परेशान हो रहा है और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पिता मोहम्मद हसन का सीधा आरोप है कि सऊदी अरब में जिस सऊदी कैड कंस्ट्रक्शन कंपनी में उनका बेटा काम करता था, उसका मैनेजर पाकिस्तानी है और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण ही उसका शव आने में परेशानी हो रही है। करीब 1.5 महीने से अपने बेटे के शव के लिए स्थानीय अधिकारियों से लेकर सांसद और भारतीय दूतावासों से ये मजबूर पिता गुहार लगा चुका है, लेकिन इन्हें मिला तो सिर्फ आश्वासन। तो क्या चाहती हैं आप? शहर की बॉडी चाहते हैं और क्या चाहेंगे। 1 महीने से ऊपर होने वाला है, अभी तक उनका कोई पता नहीं है। मामले पर प्रभारी डीएम ने कहा है कि वो शव को भारत लाने के लिए प्रयासरत हैं। कागजी प्रक्रिया जारी है। आसम खान का लड़का जो अमरात तालाब के रहने वाले हैं और रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब गए हुए थे और उनकी अकाल मृत्यु हो गई है वहाँ जून महीने में ही। हम इस संबंध में सरकार को पत्र लिख रहे हैं। कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बोझ एक पिता के कंधे पर बेटे का जनाजा होता है, लेकिन इस मजबूर पिता को तो वो जनाजा भी मयस्सर नहीं हो रहा है। अब देखना है कि ये सिस्टम कब तक एक पिता को उसके बेटे का शव दिला पाता है। न्यूज इंडिया के लिए रोहतास से रंजन सिंह की रिपोर्ट। हाजीपुर में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा NH 77 पर हुआ, जहां एक तेज रफ्तार बस ने ऑटो में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भेजा गया। सीएम नीतीश कुमार को जैसे ही हादसे की जानकारी मिली, उन्होंने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर करते हुए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। यहाँ पर जो कोच जो ट्रक आ रही थी वो आ रही थी हाजीपुर से और टेम्पो पटना से जा रहे थे। हाजीपुर मुजफ्फरपुर से पटना हाजीपुर जा रही थी। इसके पीछे दोनों मिलके और सामने आमने में चकमा दे के ट्रक ने चढ़ा दिया। इसके कारण से गाड़ी टेम्पो घूम गए। टेम्पो घूम गई हाजीपुर को। यह जा रही थी हाजीपुर को जा रही थी और सराय से, और उधर पटना से आ रही थी कोच। दोनों के बीच में जो घमसान हुई, जिसमें क्षति, जिसमें 9 की लाश स्पॉट पर है और 3 जो सदर हॉस्पिटल में गए। सराय थाना क्षेत्र में सुबह दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें एक ऑटो और बस के बीच में टक्कर हुई।
इसमें घटनास्थल पे 9 लोग खत्म हो गए हैं और एक व्यक्ति इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मृत हो गए। इसमें अभी तक कुल मिला के 10 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। बाकी इसमें अभी 4 लोग हैं जो इलाजरत हैं सदर अस्पताल में, और यदि उसमें कोई गंभीर होता है तो उनको PMCH रेफर किया जाएगा। यहाँ सर कैसा चल रहा है, मतलब राहत बचाव के लिए? राहत और बचाव कार्य यहाँ पे चल रहा है। जो लोग इंजर्ड थे उनको तुरंत अस्पताल पहुँचाया गया। औरंगाबाद और पुलिस CRPF का नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में 5 नक्सलियों को धर दबोचा गया है। इनके पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल, 2000 नगद के साथ एक बाइक भी बरामद की है। ASP अभियान ने बताया कि 5 नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन समय रहते इन्हें पकड़ लिया गया। 5 कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। टावर वोट जलाने का या कहीं जो काम चल रहा है मशीनें जलाने की इनकी योजना थी, जिस पे तुरंत कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस एवं CRPF ने इनको गिरफ्तार किया है और उनके एक योजना को विफल किया है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 22 प्रस्ताव पर मोहर लगी, जिसमें झारखंड के सरकारी स्कूलों में छोटे बच्चों के लिए शिशु सदन खुलेगा। रिम्स A&M कॉलेज में 26 पदों की स्वीकृति दी गई है। वहीं देवघर में सीवरेज प्रबंधन के लिए 40 करोड़ 30 लाख रुपए की मंजूरी मिली है। 22 प्रस्ताव पर मोहर लगी है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिशु सदन खुलेगा। छोटे बच्चों के लिए शिशु सदन खुलेगा। रिम्स A&M कॉलेज में 26 पदों की स्वीकृति। देवघर में सीवरेज प्रबंधन के लिए 40 करोड़ 30 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। रांची में LED लाइट के लिए 44 करोड़ 11 लाख रुपए की मंजूरी हुई है। झारखंड के 15 शहरों के लिए आधुनिक बस स्टैंड की मंजूरी हुई है। झारखंड फिल्म नीति में मुंदरी भाषा को समाहित किया गया है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 8 से 12 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री दाल भात योजना का नाम मुख्यमंत्री कैंटीन में बदला गया है। पंचायती राज स्वशासन परिषद का गठन किया गया है। रांची में टच स्टोन फाउंडेशन नामक संस्था को चलाने के लिए मनोनयन के आधार पर स्वीकृति दी गई है। एक अन्य महत्वपूर्ण है नगर विकास विभाग का, जिसमें रांची शहर के जो प्रकाश की व्यवस्था है, LED लाइट लगाने की व्यवस्था है, उसके लिए 44.11 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार नगर विकास का एक और प्रस्ताव है, जिसमें राज्य के विभिन्न शहरी क्षेत्र हैं। आज 15 शहरों के में जो बस पड़ाव जो पहले परिवहन विभाग के अंडर में थे, वो हस्तांतरित करते हुए उन बस पड़ावों का PPP मोड पर उनका विकास किया जाए, उसके प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। देवघर के शहर है, उसमें सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए 40 करोड़ 30 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। धनबाद के पूर्व सांसद और राज्य सरकार के पूर्व मंत्री चंद्रशेखर दुबे ने हाउसिंग कॉलोनी में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि DC लाइन को साजिश के तहत बंद किया गया है। वहीं झरिया RSP कॉलेज को BCCL के मजदूरों के कार्यालय में शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, लेकिन कांग्रेस RSP कॉलेज को शिफ्ट नहीं होने देगी। इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। धनबाद की स्थिति किस ओर जा रही है? अभी हमने सुना कि RSP कॉलेज को BCCL 3 बार में भवन का व्यवस्था करेगी और ऐसे जगह पर भवन दे रही है जहां की मजदूरों का ऑफिस। दुमका परिसदन में बीजेपी ST मोर्चा के पदाधिकारियों की संथाल परगना प्रमंडल स्तर पर एक बैठक हुई, जिसके बाद पार्टी विधायक रामकुमार पाहन ने कहा है कि संथाल परगना में पार्टी पंचायत स्तर से लेकर बूथ स्तर तक आदिवासियों को एक मंच पर लाकर संगठनात्मक विस्तार से जुटी हुई है, ताकि लंबे से इस क्षेत्र में पिता पुत्र के शासन के साथ ही JMM का सुपड़ा साफ किया जा सके। उन्होंने JMM सुप्रीमो शिबू सोरेन और विधायक हेमंत सोरेन पर आदिवासी समाज को गुमराह करने का आरोप लगाया। आप सभी लोग जानते हैं कि आज इस क्षेत्र में चाहे हेमंत सोरेन हो चाहे शिबू सोरेन हो, वो लोगों ने जो आदिवासी समाज को, जनजातीय समाज को हमेशा गुमराह करके अभी तक सिर्फ वोट की राजनीति किया है, और जिसके चलते संस्थान परगना की सभी जिलों में आदिवासी का जो स्थिति है बहुत ही खराब है। यहाँ जो रोजगार का जो सृजन होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ है,
शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर हम लोग देखते हैं तुलनात्मक अध्ययन, तो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर के जो आदिवासी समाज के छात्र छात्राएं हैं, जनजाति समाज के समुदाय के लोग हैं, उनका आज आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ है। लेकिन संस्थान परगना में ऐसा कहीं भी कोई देखने को नहीं मिलता है। इसका मूल कारण है कि यहाँ पर हमेशा आदिवासी लोगों को ठगने का काम। लोहरदगा समाहरणालय में डीसी विनोद कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई, जहां झारखंड में प्रतिबंधित मास्क को लेकर आए दिन हो रहे बवाल को रोकने पर चर्चा हुई है। वहीं इस बैठक में डीसी, एसपी समेत जिले के कई प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में कहा गया कि प्रतिबंधित मास्क का व्यापार, गौवंशीय पशु के परिवहन की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन कार्रवाई करे और अशांति फैलाने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई। हमारे अपने जिले के जितने भी ऑफिसर इंचार्ज थे और सीओ थे, जो हमारे लोअर लेवल पे सबसे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है, उनके साथ बैठक किया गया है और हम लोगों ने पूरी डिटेल जो राज्य सरकार की जो अधिनियम है उसके आलोक में चर्चा की गई है। पे हम लोग 7 डिफरेंट रीजंस आइडेंटिफाई किए हैं जो विगत दिनों की घटनाओं को रख करके, जिस पर आगे दिन जो है घटनाएं घट सकती है और उसको हम लोग कैसे रोक सकेंगे और अगर घटनाएं होने पर हम लोगों को क्या रिस्पॉन्स रहेगा, इसका क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हुआ, SOPs डिज़ाइन हुआ और इसके आगे जो है हम लोगों का मॉक ड्रिल्स भी एक साइड में होगा और कम्युनिटी को पूरा जनता को प्रशासन के साथ कैसे जोड़ना है इस समय। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में बिल्डरों पर गाज गिरना शुरू हो गया है। निगम के नए कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय ने पदभार ग्रहण करते ही एक टीम का गठन किया है जो बिल्डरों और भवन मालिकों की सूची सौंपेगा। ऐसे बिल्डरों पर आरोप लगा है कि वो पैसे लेकर अवैध निर्माण के लिए नक्शा पास कराते हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि पुराने कार्यपालक पदाधिकारी बिल्डरों के हितैषी। यहाँ हमने एक टीम गठित किया है। उस टीम में एक सहायक अभियंता है, जो हमारे सीनियर सहायक अभियंता यहाँ पे वो है, दूसरा एक सिटी मैनेजर है और तीसरा कंसर्न जूनियर इंजीनियर है जिस वार्ड में वो है। इन लोगों को हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो भी नक्शा पारित यहाँ से किया जा रहा है, नंबर 1 वो आप उस नक्शा के हिसाब से बन रहा है कि नहीं, वो आप देख लीजिए। देवघर के जलसार मोहल्ले में आपसी रंजिश में 2 अपराधियों के बीच गोली चली, जिसमें एक अपराधी आशीष मिश्रा को गोली लगी, जिससे गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटनास्थल से पुलिस ने 2 खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आदर्श झा गोली चलाया है, उसके साथ राजन राजपूत और संदीप धापरा और जीतू राजपूत। इतना लड़का हम पहचानते हैं और नहीं पहचानते हैं कौन था कौन नहीं था। पता नहीं क्या दुश्मनी, उन लोग वही लोग बता सकता है, कुछ दुश्मनी होगा। देखिए, पुरानी रंजिश की वजह से आज करीब आधा घंटा पहले अपना पुराना पोस्टमार्टम हाउस है, उसके सामने में आशीष मिश्रा नाम का एक युवक है, उसको पैर में गोली लगा है और उसके द्वारा जिनके द्वारा इस तरह की कार्रवाई की गई है उनकी पहचान की गई है। हम लोग उस पर रेड कर रहे हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। और घटना के कारण के बारे में जैसा कि विक्टिम द्वारा भी बताया गया है, पूर्व में विक्टिम जो है 2 मर्डर के केस में भी जेल में रहा है। रांची के बरियातू थाना इलाके में रिम्स चौक के पास से अज्ञात चोरों ने कई दुकानों में चोरी की कोशिश की। चोरों ने एक शराब दुकान से पैसे और महंगी शराब अपने साथ ले गए। इसके अलावा दवा दुकान, जनरल स्टोर समेत कई दुकानों में चोरों ने चोरी का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उसके माध्यम से कितने दुकान में ट्राई किए? नहीं चलता है, ताला तोड़ दिया जा रहा है। हाँ। बहुत सा कांड हो रहा है, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है। राजधानी में सुरक्षित, हमको तो लग रहा है कोई चीज सुरक्षित नहीं। झारखंड में नक्सलियों के खात्मे के लिए पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त अभियान जारी है। आईजी ऑपरेशन आशीष बत्रा ने चतरा के सिमरिया में सीआरपीएफ कैंप लगाकर रखा है। अभियान के तहत आईजी आशीष बत्रा ने माओवादी स्प्लिटर ऑर्गेनाइजेशंस, जेपीसी, टीपीसी और पीएलएफआई जैसे कई नक्सली संगठनों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। पर्पस यहाँ पर आने का, यहाँ पर जो अभी नक्सली और स्प्लिटर ग्रुप्स के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है
उसकी समीक्षा करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। इस अभियान में हमारे यहाँ पर जो CAPF की कंपनी डिप्लॉयड है और झारखंड पुलिस का जो फोर्स डिप्लॉयड है वो बहुत मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। तो अब यहीं पर समीक्षा की जानी है कि पहले जो उपलब्धियाँ हुई हैं उसको और कैसे हम बेहतर ढंग से आगे चला सकते हैं और पुरानी जो हमारी रणनीति थी उसमें कितना सक्सेस हुआ। धनबाद के PMCH अस्पताल में पंजीयन कराते वक्त लाइन में खड़े होने से एक मरीज की मौत हो गई, जिससे अस्पताल प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है। एक रिपोर्ट देखिए। धनबाद के PMCH में एक मरीज की मौत ने अस्पताल प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। 60 साल का बुजुर्ग OPD में इलाज के लिए पंजीकरण कराने के लिए लाइन में खड़ा था, तभी अचानक वो बेहोश होकर गिर गया, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तबीयत खराब था, ठीक ताज़ा भी जब नहीं मिलता तो खाने को नहीं खाते। तो यहाँ क्या लाइन में लगे हुए थे? हाँ, लेने लगाए। वहीं खड़े प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक व्यक्ति पहले से ही काफी बीमार दिख रहा था। दिखाने के लिए पहले से कोई ऐसा कोई बीमारी होगा ही, आए दिखाने की लाइन में लगे तो हमारा जवान लाइन ठीक कर रहा था। आगे पीछे जो होता है उसी में इनको चक्कर आया, तो एक जवान मेरा जो था उसको पकड़ा, वो भारी शरीर था, गिर गए। फिर पब्लिक को बोला कि अब हाथ लगाओ इसमें, 2-3 पब्लिक भी लगाया, उसको उठाकर 35 नंबर में जो डॉक्टर साहब उनके पास ले गए, इतना ही देर में मर गया। तो इसका मतलब इनका शरीर पहले से बुखार जैसे बता रहे, तो शरीर तप रहा था जी, तब बुखार इसे बता रहे हैं इनका लड़का, जब पहले से इनका बुखार जुकाम ऐसा कुछ था। अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही की बात से इनकार किया है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अस्पताल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से लाइन की व्यवस्था की गई है। तो जो मौत हुआ ये तो मीडिया वाले लोग से हम लोग को पता चला, वो अपने लाइन में लगे हुए थे, उनका बेटा साथ में आया था, तो सीनियर सिटीजन लाइन वो लगा दिया था अपने पिताजी को, इलाज के लिए आए थे, जैसा उनका बेटा बता रहा है। तो उसका दूसरे से लाइन में लगने के चलते उनकी मौत हो गई। लाइन में लगे हुए थे, इसीलिए सडन डेथ हो गई। वो बुखार से पीड़ित आए हुए थे, तो क्या वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन जब डॉक्टर एग्जामिन किए तो उस समय उनको फीवर ऐसा कुछ नहीं। भले ही अस्पताल प्रशासन अपनी लापरवाही से इनकार कर रहा हो, लेकिन झारखंड में अस्पतालों की हालत दयनीय है, जहां मरीजों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। न्यूज़ इंडिया के लिए धनबाद से राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।